हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की सारी बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको बताएंगे ऑक्सफोर्ड में ममता बनर्जी का हुआ भारी विरोध। छात्रों ने लगाए गो बैक ममता के नारे। कोलकाता रेप मर्डर पर पूछे सवाल। दोस्तों बताएंगे लंदन में जाकर के यूनिवर्सिटी में हुआ है ममता बनर्जी का घोर अपमान। तो वही दोस्तों बलूचिस्तान में विद्रोहियों का दबदबा, पाकिस्तानी सेना की पकड़ सिमटी। महरंग बलूच की गिरफ्तारी के विरोध में उतरी 10,000 से भी अधिक महिलाएं सड़कों पर। दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे तीस्ता प्रोजेक्ट में बीजिंग वन चाइना पॉलिसी को समर्थन। जिनपिंग से मिलते ही यूनुस ने दिखाया अपना असली रंग। भारत ताइवान को दे दिया सबसे बड़ा झटका। दोस्तों इसी बीच लद्दाख और कश्मीर में ये कैसी दीवार बना रहा अपना भारत। सेना के इस ब्रह्मास्त्र से उड़ेंगे चीन पाकिस्तान के होश। तो इसी बीच नेपाल में राजशाही समर्थकों की हिंसा के बाद सेना तैनात। काठमांडू में आगजनी, युवक की मौत, कर्फ्यू लगा और सरकार को एक हफ्ते का मिला है अल्टीमेटम। दोस्तों तो वहीं अमित शाह जी ने बिहार चुनाव के लिए कर दी बहुत बड़ी घोषणा। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के दाम हुए सस्ते। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश, भारत और भारतीय सेनाओं का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैलॉग कॉलेज में गुरुवार को भाषण के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बंगाल में हुई हिंसा, आरजी कर कॉलेज रेप मर्डर केस और संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि आप जानते हैं कि ये मामला अदालत में है और ये केस हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। प्रदर्शनकारी छात्रों के शांत न होने पर ममता बनर्जी ने कहा, यहाँ राजनीति मत करो, ये राजनीति का मंच नहीं है। मेरे राज्य में आओ और मेरे साथ राजनीति करो। प्रदर्शनकारियों के हंगामे की वजह से ममता बनर्जी को भाषण रोकना पड़ा। यह विरोध स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई यूके ने किया। छात्र संगठन ने कहा कि हम ममता बनर्जी के झूठे दावों का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों घटना का वीडियो भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि प्रदर्शनकारी बंगाली हिंदू समुदाय से थे। भाजपा ने इस घटना को बंगाल के लिए शर्मिंदगी बताया है। पार्टी का कहना है कि विदेश में रहने वाले बंगाली हिंदू भी ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बंगाल की विरासत को नष्ट कर दिया है। दोस्तों इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीति गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे देश की छवि खराब करने की कोशिश बताया है, जबकि सीपीआई की छात्र इकाई एसएफआई ने कहा है कि सीएम छात्रों के गुस्से से बच नहीं सकती। तो वहीं मामले में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने प्रदर्शनकारियों को वामपंथी समर्थक जो बंगाल के अतीत को भूल गए हैं बताया और कहा कि उन्होंने सवाल जवाब सत्र में भाग लेने के बजाय हंगामा किया। वहीं एसएफआई नेता देवंजन दास ने कहा कि ममता बनर्जी को हर जगह सवालों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में शिक्षा और छात्रों के अधिकार लगातार कम हो रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता सजल घोष ने कहा, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुख्यमंत्री को देश की छवि को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए थी। दोस्तों वाकई में बंगाल में हुए रेप, मर्डर और आम नागरिकों पर बढ़ते हमले के बीच ममता बनर्जी को आईना दिखाया गया है। दोस्तों लंदन में शायद ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल तक लिमिटेड रह चुकी है। शायद अब उन्हें बाहर निकलने के बाद रियलाइज जरूर हो जाएगा कि बाहर की भी दुनिया है जो उनको अच्छे से पहचान चुकी है। और ये छात्र कोई और नहीं दोस्तों, भाजपा नेता द्वारा उनको बंगाली छात्र बताया गया है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी को वाकई में आईना दिखाया गया है तो सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर दबा दीजिएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, जब ममता बनर्जी से इस इवेंट के दौरान होस्ट ने पूछा कि क्या भारत 2060 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इस पर ममता बनर्जी ने असहमति जताई और कहा, मैं इससे अलग राय रखती हूं। जिसका वीडियो शेयर करते हुए भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी को भारत के दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से समस्या है, ये शर्मनाक है। उन्होंने विदेशी धरती पर बैठकर संवैधानिक पद का अपमान किया है। अब ऐसे में दोस्तों आपकी राय तो बहुत जरूरी है, इस मुद्दे पर बताना मत भूलिएगा। क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सीएम ममता के साथ जो हुआ, जो उनका विरोध हुआ है दोस्तों, क्या सही हुआ या गलत, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके एक एक कमेंट को हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर बलूचिस्तान में विद्रोहियों का दबदबा, पाकिस्तानी सेना की पकड़ सिमटी। महरंग बलोच की गिरफ्तारी के विरोध में 10,000 महिलाएं सड़कों पर उतरी। दोस्तों पाकिस्तान के लिए उसका सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान गले की फांस बनता जा रहा है। कभी इस्लामाबाद को हुक्मरानों की जिम्मेदारी समझे जाने वाले इस प्रांत में अब बलूच विद्रोहियों का दबदबा है। जमीनी हकीकत यह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की पकड़ अब राजधानी क्वेटा के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई है।
है बलूचिस्तान की सड़कों पर। अब बलूच लड़ाकों का सिक्का चल रहा है। हालात ये है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को अब इस इलाके में कदम रखने के लिए बलूच लड़ाकों से मंजूरी लेनी पड़ती है। सीपेक में काम कर रहे चीनी श्रमिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। उन्हें कहा गया है कि वे ग्वादर से बाहर ना निकले। यह दूसरी बार है जब पाकिस्तान को अपने किसी प्रांत में इतनी बड़ी बगावत झेलनी पड़ रही है। इससे पहले ऐसी हालत 2000 से लेकर 2010 के बीच खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में देखने को मिलती थी, जब टीटीपी ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इस बीच बलूचिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ता मेहरंग बलूच की गिरफ्तारी के विरोध में 10,000 महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। ग्वादर में सशस्त्र विद्रोहियों ने बुधवार को बस यात्रियों को उतारकर गोली मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। ये हमला और मारा हाईवे पर हुआ। बस कराची जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी मृतकों का संबंध पंजाब प्रांत से था। उधर क्वेटा में विद्रोहियों ने आईईडी से पुलिस वैन को निशाना बनाया। इससे 2 पुलिस वालों समेत 3 की मौत हो गई, जबकि 21 घायल हो गए। जी हाँ, वहीं दोस्तों बलूच विद्रोहियों के हमलों के बढ़ते खतरे को देखते हुए खुद चीन ने पहली बार अपने निजी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान में उतारा है, तैनात किया है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने अपने इंजीनियरों और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए 3 निजी सुरक्षा कंपनियों दवे सिक्योरिटी, फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप और हुआक्जिन झोंग शान सिक्योरिटी सर्विस को नियुक्त किया है। अब ऐसे में इन महिलाओं ने बीएलए के आंदोलन को समर्थन दिया है। इसके साथ ही अब बीएलए को आम जनता का समर्थन मिल रहा है। इन आंदोलनों ने राजनीतिक गलियारों में हलचलें पैदा कर दी है। इस आंदोलन ने युवा महिलाओं के संगठित जोड़ को हवा दी है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना और सरकार की कठोर प्रतिक्रिया से बलूचिस्तान में हालात संभलने के बजाय बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान जो कभी सोच रहा था कि सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान पर कब्जा करके वो खुश रहेगा, लेकिन बलूचिस्तान उसी के लिए आज सबसे बड़ा घाव बन गया है, जिसको लेकर अब वो परेशान रहने वाला है। और ये कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि यही हालात रहे तो बलूचिस्तान वाकई में पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, क्योंकि जब बलूचिस्तान का एक भी नागरिक नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ रहना, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग होने में कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। कौन कौन ये चाहता है कि बलूचिस्तान को अलग हो जाना चाहिए पाकिस्तान से, देखते हैं दोस्तों, जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान से जुड़ी खबर। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान आर्मी के सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी हुई लीक। जी हां, पाकिस्तान सेना के 7 सैनिकों की खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जिस प्रकार से मौत हुई है, दरअसल केपी के सूबे के लक्की मारवत जिले में पाकिस्तानी फौज एंटी टेरर ऑपरेशन करने गई थी। खुरासान डायरी के मुताबिक सुरक्षा अधिकारी ने बताया है कि सेना के लक्की मारवत जिले के सरकती माची खेल में ये ऑपरेशन खुफिया जानकारी मिलने के बाद शुक्रवार सुबह किया गया, जो शाम होने तक भी जारी था। पाकिस्तानी फौज के सूत्रों का दावा है कि सेना ने पलटवार करते हुए टीटीपी के कई लड़ाकों को घेर रखा है। दोस्तों, इन 7 सैनिकों की मौत पर आप कह सकते हैं कि पूरे तरीके से पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन फेल रहा और पाकिस्तान की सेना की सीक्रेट ऑपरेशन सीक्रेट नहीं रह पाती। जी हाँ, पाकिस्तान का सिस्टम कितना कमजोर है आप इसी खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ बता दें, तीस्ता प्रोजेक्ट में बीजिंग वन चाइना पॉलिसी को समर्थन। जी हाँ, जिनपिंग से मिलते यूनुस ने दिखाया असली रंग। भारत ताइवान को लगा तगड़ा झटका। दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस सरकार इस समय चीन के दौरे पर है। आप सभी जानते हैं मोहम्मद यूनुस अपने 4 दिवसीय दौरे पर 26 मार्च को बीजिंग पहुंचे थे। चीन सरकार के साथ यूनुस ने 9 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। बांग्लादेश में तीस्ता प्रोजेक्ट चीन को देने की बात कही है। ये दोनों देशों के बीच एक अहम मुद्दा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए पूर्व की हसीना सरकार की पहली पसंद भारत थी, लेकिन यूनुस ने इस प्रोजेक्ट में चीन का स्वागत कर लिया है। वहीं बांग्लादेश ने ताइवान मुद्दे पर भी बीजिंग को समर्थन दिया है। ये ताइवान के साथ अमेरिका को भी बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका ने ताइवान की संप्रभुता पर जोर दिया है। मोहम्मद यूनुस ने शुक्रवार को बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की है। इसके बाद दोनों देशों के संयुक्त बयान में कई अहम बातें कही गई हैं। बयान में बांग्लादेश ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया है। दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात शुरू करने पर सहमत हुए हैं। साथ ही बेल्ट एंड रोड को बढ़ावा देने और औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर मिलकर काम करने पर भी सहमति बनी है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने चीन को तीस्ता नदी परियोजना में शामिल होने के लिए कहा है। दोनों देशों ने यारलुंग, जांगबो, जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी के जल संबंधित जानकारी साझा करने का भी समझौता किया है। बांग्लादेश ने चाइना के उन सभी मुद्दों का समर्थन किया है जो चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हुए कहा कि ताइवान चीन का ही हिस्सा है। ये दिखाता है कि बांग्लादेश ने अमेरिका और भारत को नजरअंदाज करके चीन का साथ देने का बड़ा फैसला ले लिया है। यही सबसे बड़ी वजह रही दोस्तों कि अचानक से मोहम्मद यूनुस को एक नॉर्मल स्वागत के बजाय शाही स्वागत किया गया। उनके वेलकम को स्पेशल बनाया गया। उनको पता था कि
मोहम्मद यूनुस नए नए खिलाड़ी हैं, इनको जैसे हम मोल्ड करेंगे वैसे मोल्ड हो जाएंगे। और ऐसे में दोस्तों तीस्ता नदी परियोजना, जिसके लिए भारत हमेशा से जोर लगाता रहा है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ भारत के पास ही रहे, और शेख हसीना भी निरंतर इस प्रोजेक्ट के लिए भारत को ही सबसे बेहतरीन माना करती थी, उसको भी अब चीन को सौंप दिया दोस्तों मोहम्मद यूनुस ने। वाकई में अगर आप भी मानते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने ये फैसले लेकर के अपने ही पैर पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है, तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ अब देखना यह होगा कि भारत का इस पर क्या रिएक्शन रहने वाला है। लेकिन जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर लद्दाख और कश्मीर में ये कैसी दीवार बना रहा अपना भारत। सेना के इस ब्रह्मास्त्र से उड़ेंगे चीन पाकिस्तान के होश दोस्तों। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को सेना ने मार डाला है। भारतीय सेना के मेजर जनरल समीर श्रीवास्तव ने कहा कि हमने इस ऑपरेशन में मानव रहित वाहन, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है, जिससे हमें त्वरित और सफल परिणाम मिले। अब जरा साल 2019 में चलते हैं दोस्तों, जब सप्त शक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमिनार 2019 का आयोजन हरियाणा के हिसार सैन्य स्टेशन में किया गया। उस वक्त सेमिनार में बताया गया था कि भारतीय सेना 3 साल के भीतर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह अपना लेगी। इससे डेटा विश्लेषण, समस्याओं की मॉडलिंग और इसे लागू करने की समय सीमा काफी कम हो जाएगी। आज नतीजा सबके सामने है। सेना और सुरक्षा बलों ने कई तरह से एआई को अपना बिग ब्रदर बना लिया है। लद्दाख में चाइना से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी और कश्मीर में पाकिस्तान से सटी नियंत्रण रेखा एलओसी की निगरानी एआई आधारित ड्रोन, विमान और रोबोटिक डॉग्स भी करने लगे हैं। ये ऐसी रक्षा दीवार साबित हो रही है कि दुश्मन भी हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। भारतीय सेना ने अब पहाड़ी इलाकों में रोबोटिक डॉग, बोले तो मूले का इस्तेमाल कर रही है, जो सीमा पर निगरानी, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और बमों को निष्क्रिय करने जैसे कार्यों में मदद करते हैं। इन रोबोटिक डॉग्स को मूले यानी कि मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट नाम दिया गया है। भारतीय सेना ने अब तक 100 से भी ज्यादा रोबोटिक डॉग्स तैनात किए हैं, और भी बहुत से ऐसे फील्ड है दोस्तों जहां पर एआई का इस्तेमाल किया है भारतीय सेना ने डिफेंस और देश को बचाने के लिए। ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी जरूर कहिएगा कमेंट में। साथ ही साथ अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर नेपाल में राजशाही समर्थकों की हिंसा के बाद सेना तैनात काठमांडू में आगजनी, 1 की मौत, कर्फ्यू लगा, सरकार को हफ्ते भर का अल्टीमेटम दोस्तों। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के 3 कोने में एक इमारत में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके, जिसके जवाब में सुरक्षा कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस घटना में एक युवक की मौत भी हो गई। प्रशासन ने काठमांडू में कर्फ्यू लागू कर दिया है और सेना की तैनाती कर दी है। इस आंदोलन में 40 से ज्यादा नेपाली संगठन शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारी राजा आओ, देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजशाही वापस चाहिए जैसे नारे लगा रहे थे। उन्होंने सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों पर एक्शन नहीं लिया गया तो और ज्यादा उग्र विरोध प्रदर्शन होगा। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने 19 फरवरी को प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर लोगों से समर्थन मांगा था। इसके बाद से ही देश में राजा लाओ, देश बचाओ आंदोलन को लेकर तैयारियां चल रही थी। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर 1 जून 2001 को हुए नारायण हिती हत्याकांड में अपने परिवार के सदस्यों की हत्या का आरोप लगा है। इस घटना में राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या सहित शाही परिवार के 9 लोगों की मौत हुई थी। आधिकारिक तौर पर युवराज दीपेंद्र को इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि कई लोगों का मानना है कि ज्ञानेंद्र ने सत्ता हासिल करने के लिए ही ये षड्यंत्र रचा था, क्योंकि उस रात वे महल में मौजूद नहीं थे और उनके परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस रहस्यमयी हत्याकांड के पीछे सच्चाई आज तक भी विवादास्पद बनी हुई है। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या राजशाही फिर से लौटनी चाहिए नेपाल में या फिर अभी की ही सरकार बेटर है? आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर म्यांमार, थाईलैंड में भूकंप से हाहाकार, मलबे में दबे लोग लगा रहे मदद की गुहार। अब तक 153 से भी ज्यादा की मौत की बड़ी खबर दोस्तों। म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को शक्तिशाली भूकंप से धरती कांप उठी। भूकंप का केंद्र सागाइंग के उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इसका असर पूर्वोत्तर भारत और चाइना के कुछ हिस्सों में भी महसूस किया गया। भूकंप इतना तेज था कि बैंकॉक में मेट्रो और रेल सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंतोर घटान शिनावात्रा ने राजधानी में इमरजेंसी की घोषित कर दी। म्यांमार में बताया जा रहा है कि भूकंप से 144 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं बैंकॉक में 9 की मौत हुई है और 100 से भी ज्यादा लापता हैं। और वीडियोस ऐसे ऐसे निकलकर सामने आए हैं दोस्तों, जो हम आपको दिखा तक नहीं सकते। मलबे में दबे हैं लोग, बस उनकी मुंडी नजर आ रही है दोस्तों, और मदद लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमको बाहर निकालें। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
ने भी मदद का वादा कर दिया है कि हम हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों इस भूकंप से बाकी कंट्रीज तो अपने आप को रिस्टोर कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आप म्यांमार के लिए ही मान सकते हैं, क्योंकि म्यांमार जो है वो चौतरफा मार झेल रहा है। भूकंप के अलावा वो गृह युद्ध, भुखमरी, सेहत के मोर्चे पर संघर्ष लड़ रहा है। दोस्तों ऐसे में भूकंप का आना और भूकंप से इतना बड़ा नुकसान होना वाकई में चौतरफा मार झेल रहा है म्यांमार। इससे अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां अगले महीने थाईलैंड का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। MEE ने दी इसकी बड़ी जानकारी। विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 से 4 अप्रैल तक थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहने वाले हैं। मजूमदार ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी की यह तीसरी थाईलैंड यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान मोदी जी थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगरतान शिनावात्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और थाईलैंड के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। तो वहीं मोदी जी की कोलंबो यात्रा के दौरान भारत श्रीलंका के बीच रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर होंगे। दोस्तों भारत और श्रीलंका अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान पहली बार एक बड़े रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ये कदम चीन द्वारा कोलंबो पर अपना सैन्य प्रभाव बढ़ाने के लगातार प्रयासों के बीच उठाया गया है। कोलंबो में 5 अप्रैल को मोदी जी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के बीच वार्ता के बाद दोनों पक्ष श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन समेत कई अन्य द्विपक्षीय समझौतों को भी अंतिम रूप दे सकते हैं। मोदी जी थाईलैंड की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद 4 अप्रैल की शाम को 3 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचेंगे। शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कह दिया है कि रक्षा सहयोग को लेकर एक सहमति पत्र यानी MOUs पर हस्ताक्षर होने की उम्मीदें हैं और इस पर पहली बार हस्ताक्षर किए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों हैप्पी जर्नी PM मोदी जी, साथ ही साथ ऑल द बेस्ट PM मोदी अवश्य लिख दीजिएगा कमेंट में। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान की औरतें UAE की सड़कों पर मांग रही भीख फिर एक बार पकड़ी गई। दोस्तों क्या है पूरा मामला, जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात में 10 पाकिस्तानी नागरिकों को भीख मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें 5 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। UAE प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए ने जल्द ही पाकिस्तान वापस भेजने का निर्णय लिया है। UAE में काम की तलाश में गए कई पाकिस्तानियों को वहां रोजगार नहीं मिल पाता, जिसके कारण वे भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने इस मुद्दे पर लोगों की राय जानी। एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि कई पाकिस्तानी वहां ट्रेनिंग लेकर भीख मांगते हैं और इस काम में उनके बच्चे भी शामिल होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय लोग मेहनती होते हैं और वे UAE में भी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों में ऐसा नहीं देखा जाता। वे जाते तो काम के लिए है, लेकिन काम नहीं मिलता है तो भीख मांगने लगते हैं। दोस्तों ये वाकई में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक खबर है शहबाज शरीफ के लिए। जिस देश का प्रधानमंत्री देश के गरीबी खत्म ना कर पा रहा हो उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही साथ बता दें, टाइम पूरा होने से पहले सख्त हुआ, पाकिस्तान 200 से ज्यादा शरणार्थियों को भेजा अफगानिस्तान। दोस्तों बीते कई दिनों से पाकिस्तान अफगान शरणार्थियों को उनके देश वापस भेजने की बातें कर रहा है। इसके लिए शहबाज सरकार ने टाइम भी निर्धारित किया था। हालांकि अब पाकिस्तान पूरी तरह से सख्त हो गया है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने 200 से अधिक अफगान शरणार्थियों को उनके देश वापस भेज दिया है। पाकिस्तान ने समय सीमा से पहले यह किया है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, बिहार में अगले चुनाव में और बड़े जनादेश के साथ फिर बनेगी NDA की सरकार। अमित शाह जी ने की बड़ी घोषणा। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुक्रवार को दावा किया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार में फिर से बड़े जनादेश के साथ सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता दल यूनाइटेड और कुछ अन्य दलों वाला गठबंधन मिलकर काम कर रहा है और हाल के दिनों में गठबंधन की कई बैठकें हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी ने कहा कि बिहार में राजग गठबंधन बहुत मजबूत है। उन्होंने टाइम्स नाउ समिट 2025 में कहा कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बिहार में पहले से भी बड़े जनादेश के साथ राजग की सरकार बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर में होने की उम्मीद है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग की सरकार है। दोस्तों साथ ही सलमान खान ने पहनी राम मंदिर की घड़ी तो बौखला गया। मौलाना कहने लगा ये नाजायज और हराम है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि फिल्म अभिनेता सलमान खान द्वारा राम मंदिर प्रचार के लिए बनाई गई राम एडिशन घड़ी अपने कलाई में पहन रखी है, जो हराम और नाजायज है। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि फिल्म अभिनेता सलमान खान ने राम मंदिर प्रचार के लिए बनाई गई राम एडिशन घड़ी अपने हाथों में पहन रखी है। उसने कहा सलमान खान भारत की मशहूर शख्सियत है, लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले हैं। ऐसी सूरत हाल में गैर इस्लामी कार्य करना शरीयत के खिलाफ है। ऐसे कार्यों से उनको बचना चाहिए और जो गैर शारई काम किए गए हैं उसे तौबा तौबा करें। उसने कहा कि शरिया के मुताबिक सलमान खान ने पाप किया है। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, रेलवे काउंटर से लिया गया ट्रेन टिकट ऑनलाइन
ऑनलाइन रद्द किया जा सकता है। जी हां, अश्विनी वैष्णव का सबसे बड़ा बयान। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को संसद में कहा कि टिकट काउंटर से खरीदे गए टिकट को भी IRCTC वेबसाइट या पूछताछ नंबर 139 बोले तो 139 के माध्यम से ऑनलाइन रद्द करवाया जा सकता है, लेकिन राशि प्राप्त करने के लिए रेलवे आरक्षण केंद्र ही जाना होगा। भाजपा सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी ने सवाल किया था कि क्या टिकट रद्द कराने के लिए ट्रेन के प्रस्थान से पहले स्टेशन जाने की आवश्यकता है। वैष्णव ने इस सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा में कहा कि रेलवे यात्री टिकट रद्द करना और किराया वापसी नियम 2015 में निर्धारित समय के अनुसार PRS काउंटर यानी रेलवे आरक्षण केंद्र से लिए गए प्रतीक्षा सूची वाले टिकट को सौंपने पर आरक्षण काउंटर पर टिकट को रद्द कर दिया जाएगा और रिफंड पाने के लिए उनको PRS काउंटर पर जाना ही पड़ेगा। वहां टिकट जमा करके रिफंड राशि ले सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कितने लोगों को ये बात पहले से ही पता थी, बताना मत भूलेगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता, किन शहरों में कितना सस्ता हुआ तेल बता दें। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी देखी जा रही है, जिससे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में असर पड़ा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $74 प्रति बैरल को पार कर चुकी है, जबकि WTI क्रूड की कीमत में $69.99 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इस वृद्धि के चलते सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार सुबह पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी है, जिसमें कुछ शहरों में कीमतों में बदलाव देखा गया है। हालांकि प्रमुख महानगरों में फिलहाल कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नोएडा में पेट्रोल की कीमत 11 पैसे घटकर 96.65 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल भी 11 पैसे सस्ता होकर 89.82 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बाकी शहरों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता की। इसी बीच दोस्तों, आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया पीएम मोदी जी ने। सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी DA में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान मार्च के महीने में किया है। ऐसे में 2 महीने का बकाया भी एक साथ जोड़कर मार्च की सैलरी के साथ दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मौजूदा महंगाई दर और उनके मूल वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि पेंशन पाने वालों को महंगाई राहत मिलती है। इनका मकसद यही होता है कि कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। सरकार महंगाई दर के आधार पर साल में 2 बार इसमें बदलाव करती है। यानी कि दोस्तों, अगर किसी कर्मचारी की मूल वेतन 18,000 रुपए है तो उसमें 2% की बढ़ोतरी के बाद उसको हर महीने 360 रुपए ऐड करके दिए जाएंगे। इसी बीच ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।